Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are fine. So class, today is our 6th lecture of psychology. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हम स्टडी करने से पहले हम अपना प्रीवियस लेक्चर देख लेते हैं। क्लास, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट्स के हवाले से बात की थी। उसमें हमने डिफरेंट चीज़ों को स्टडी किया। हमने माइंड के एलिमेंट्स को, माइंड की फंक्शनिंग को, क्लासिकल लर्निंग को, लर्निंग प्रोसेसेस के बारे में बात की। इसके साथ साथ कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात की। सो इन शॉर्ट, हमने साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट्स में बहुत सारी बेसिक्स को सीखा है। आई होप कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, समझ आ गया होगा आपको। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में, किसी के माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई पॉइंट समझ ना आया हो, सो प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस अबाउट दैट। आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज़ वेरी सिंपल टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। किस तरह से इंटरेस्टिंग है कि इसमें हम नर्वस सिस्टम को स्टडी करेंगे। और आई होप कि आप लोगों ने ये चीज़ें पहले पढ़ी होंगी, क्योंकि आप लोग ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स हो। लेकिन आज फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई वे में आप इसको आज फिर देख रहे हो, जिस तरह से मैं समझा रही हूँ। आई होप कि आप लोगों के लिए आसानी होगी इसकी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। होता कुछ इस तरह से कि समझने वाली चीज़ है क्लास के। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर होता क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। बायोलॉजिकल जो है, साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है जिसमें हम बायो के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। तो लेट्स से हम बायो में क्या स्टडी करते हैं? हम बायो में ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करते हैं, एनिमल्स के बारे में, उनके जेनेटिक मैकेनिज़्म के बारे में, उनकी नेचर के बारे में, इस तरह की चीज़ें हम स्टडी करते हैं ना। तो हम बायो के ही प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते हुए हम उसको अप्लाई करते हैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में। और हम उसमें क्या चेक करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर को चेक करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे स्टिमुलस हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर को जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, असरअंदाज हो रहे हैं। इसमें हम दो तरह की चीज़ों को स्टडी करते हैं। किसमें? बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में हम दो तरह की चीज़ों को स्टडी करते हैं। एक हो जाता है जी डेवलपमेंटल मैकेनिज़्म, और सेकंड जो है वो जेनेटिक मैकेनिज़्म आ जाता है। अगर हम क्लास डेवलपमेंटल मैकेनिज़्म की बात करें तो इसमें हम क्या देखते हैं? हम इसमें बिहेवियर चेंज के बारे में स्टडी करते हैं कि एक चाइल्डहुड से लेके ओल्ड एज तक एक शख्स में, एक इंडिविजुअल में क्या क्या चेंज आया, उसकी वजूहात क्या थी, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। यानी देखिए, चाइल्डहुड के बाद अगर हम देखें टीन एज में क्या था, एडोलेसेंस पीरियड में क्या चेंज था, उसमें अडल्ट एज में जाके क्या चेंज आया, उसके बाद ओल्ड एज में उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया। तो दीज ऑल थिंग्स जो हैं वो हम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके बाद जो सेकंड आ जाती है प्रोसेस, वो आ जाता है जेनेटिक मैकेनिज़्म। जेनेटिक मैकेनिज़्म की अगर बात करें, वी टॉक अबाउट जेनेटिक मैकेनिज़्म, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट आवर पेरेंट्स। यानी हम अपने पेरेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जेनेटिक मैकेनिज़्म एक्चुअली होता क्या है कि हम उन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं जो कि पेरेंट्स से बच्चों तक पास ऑन होती हैं। वो किस तरह से होती हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें क्या चीज़ें पास ऑन होती हैं, मिसाल के तौर पर देखें, अगर पेरेंट्स जो हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम डिप्रेशन में रहते हैं, उनको डिप्रेशन है, तो मोस्ट लाइकली चांस के बच्चों में भी वो डिप्रेशन मौजूद होता है। तो बच्चों में 68% जो है वो डिप्रेशन मौजूद होता है। यानी जब कोई बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसमें ऑलरेडी ये डिप्रेशन मौजूद होता है, यानी इनहेरिटेड होता है अपने पेरेंट्स से। तो ये चीज़ होती है कि जेनेटिक मैकेनिज़्म में हम ये चीज़ों को स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि इन विच वी स्टडी माइंड एंड बॉडी कनेक्शन। हम उसमें माइंड और बॉडी के कनेक्शन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं बाय साइंटिफिक रिसर्च मैथडोलॉजीज़। साइंटिफिक रिसर्च मैथडोलॉजीज़ साइकोलॉजी के हवाले से हमारा इंशाल्लाह इस टॉपिक के बाद वाला टॉपिक होगा रिसर्च मैथडोलॉजीज़ के हवाले से। उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब कम टू द पॉइंट, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जी बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मैंने जैसा कि आपको बताया, हमने इसमें बायो को ही स्टडी करनी है। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जब हम बात कर रहे होते हैं माइंड की स्टडी की, बिहेवियर की स्टडी की, तो इट इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर अस कि हम ब्रेन की फंक्शनिंग को समझें कि हाउ ब्रेन इज़ कमांडिंग आवर बॉडी। हम उसको समझने की कोशिश करें कि ब्रेन किस तरह से हमारी बॉडी को कमांड कर रहा है, किस तरह से सिग्नल्स को भेजता है, रिसीव करता है और सेंड करता है। ये प्रोसीजर हमें पता होना चाहिए। इसलिए हम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं ताकि हम ह्यूमन बिहेवियर को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें।
अच्छा जी, होता कुछ इस तरह से है कि द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज़ अ वे ऑफ लुकिंग एट साइकोलॉजिकल इश्यूज बाय स्टडिंग द फिजिकल बेसिस फॉर ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। हम इसमें क्या करते हैं कि हम जो है साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए, देखने के लिए हम फिज़िकल बेसिस को भी स्टडी करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड और हमारी बॉडी इंटरलिंक्ड, ऐसा नहीं है कि वो दोनों अलग-अलग, बल्कि हमारा माइंड हमारी बॉडी को कमांड कर रहा है, मैसेजेस ऑर्डर देता है कि ये करो। सो इसके साथ साथ हम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में नर्वस सिस्टम को स्टडी करेंगे, जेनेटिक्स को, ग्लैंड्स पे को स्टडी करते हैं। लेकिन हमारा जो इस टॉपिक के हवाले से हमारा जो मेन फोकस होगा क्लास, वो होगा जी एक तो नर्वस सिस्टम के हवाले से बात करेंगे। नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन के बारे में बात करें, ब्रेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम ब्रेन की एक्टिविटीज़ लाइक थिंकिंग, लर्निंग प्रोसेसेस, फीलिंग्स, परसीविंग, इमोशंस मैनेजमेंट के हवाले से भी बात करेंगे, तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। किस हवाले से? अभी तक आपने सिर्फ इसके इंटरनली जो है फंक्शंस को डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आगे आप लोगों को इंटरनली फंक्शन समझने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि आपका माइंड किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से कोई चीज़ परसीव करता है। फिर आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि फॉरगेटिंग कॉजेज़ क्या हैं, आप क्यों भूल जाते हैं, आप किसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजूहात क्या होती हैं, परसीविंग क्या होती है, आईक्यू लेवल क्या होता है, जिसको हम जहानत की अलामत मानते हैं, जहानत कहते हैं कि उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। फीलिंग्स जो होती हैं उनकी मैनेजमेंट क्या होती हैं, इमोशन मैनेजमेंट्स क्या होती हैं, ये हम ब्रेन के इंटरनली स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद हम सीखेंगे। सो व्हेन आई यूज़ द वर्ड ऑफ माइंड, इट मीन्स कि हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों की बात कर रहे हैं, और जब हम सिर्फ ब्रेन की बात करेंगे तो हम इंटरनली फंक्शंस को डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे, इंटरनली हो क्या रहा है। तो बायोलॉजिकल इज़ अ पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट साइकोलॉजिकल इश्यूज बाय स्टडिंग द फिजिकल बेसिस फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स बिहेवियर। तो सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस है वो नर्वस सिस्टम पे है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम का यानी हमारा हमारे सर से लेके पाँव तक जो मैसेजेस ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, सिग्नल्स की मदद से हो रहे हैं। वो सिग्नल्स क्या कहलाते हैं? वो न्यूरॉन कहलाते हैं। न्यूरॉन जो है नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। सो फर्स्ट टॉक अबाउट न्यूरॉन, कि न्यूरॉन एक्चुअली होता क्या है। जी, तो क्लास एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, और नर्वस सिस्टम को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम न्यूरॉन को समझें। देखिए, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन जो है सिग्नल्स जो सेंड करता है और जो रिसीव करता है वो न्यूरॉन की मदद से करता है। लाइक जिस तरह से टेलीफोनिक वायर्स होती हैं, ये भी बिल्कुल वायर की तरह ही काम करता है। और ऐसा नहीं है कि जिस तरह से एक टेलीफोन की एक लंबी सी तार होती है, तो बिल्कुल आजकल तो वैसे इस तरह के टेलीफोन्स नहीं होते, लेकिन आप लोगों ने देखे होंगे। ज़्यादातर तो आजकल मोबाइल फ़ोन से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखे तो होंगे कि इसकी जो वायर्स होती हैं और किस तरह से जो है मैसेज को, सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करती हैं। तो बिल्कुल इसी वायर्स की तरह इनकी परफॉर्मेंस होती है न्यूरॉन की। लेकिन ये वायर ऐसा नहीं है कि एक ही वायर की तरह एक लंबा सा एक न्यूरॉन आपकी पूरी बॉडी में मौजूद है, ऐसा नहीं है। बल्कि इसके बहुत सारे बंडल्स होते हैं, छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म में, और बहुत सारे बंडल्स को हम नर्व कहते हैं। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को पहले देख लेते हैं कि न्यूरॉन एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर क्या है, फिर उसके बाद हम इसकी जो है उसके बारे में बात करेंगे, इसकी फंक्शनिंग के हवाले से बात करेंगे। एक्चुअली न्यूरॉन्स जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हाईली रिस्पॉन्सिव सेल्स होते हैं, यानी इनमें ये एबिलिटी होती है किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी परसीव करने की और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करने की। यानी मैसेजेस को एक कंडक्शन की बहुत हाईली इनमें एबिलिटी होती है, और फिर यही जो है मैसेजेस को ब्रेन तक भेजते हैं, सेंड करते हैं, और उसके बाद अगर ब्रेन से मैसेजेस को लेकर आना है तो इनमें कह लें कि यही जो इनकी खसूसियात हैं इन्हें बाकी सेल से डिफरेंट बनाती हैं। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम बात करें तो एज़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर के यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है, इट इज़ कॉल्ड सेल बॉडी। सेल बॉडी को हम सोमा भी कहते हैं। इसी सेल बॉडी के आगे फाइबर्स की फॉर्म में जो है वो एक्सटेंशन है जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स जो हैं जो मैसेजेस को रिसीव करते हैं, डेंड्राइट्स बिल्कुल ट्री की ब्रांचेस की तरह होते हैं। इसी के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ ही जो है साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, यानी जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस को अपनी जगह पे सस्टेन रखता है।
इसके आगे अगर आप देखें तो एक लॉन्ग एक्सटेंशन जो कि टेल की तरह आपको नज़र आ रही है, इसको हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के एंडिंग जो लास्ट पॉइंट होता है उसको हम सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं। सिनेप्टिक नॉब के आगे आते हैं जी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि केमिकल को रिलीज़ करते हैं। अब हम इसके ज़रा फंक्शंस को देख लेते हैं। फंक्शंस को किस तरह से देखेंगे? देखिए क्लास होता कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले जब मैसेज जो आ रहा है, इस सारे स्ट्रक्चर से हमें एक बात समझ आ रही है कि ये जो मैसेजेस हैं वो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इस तरह से पास ऑन हो रहे हैं। तो क्या हुआ, डेंड्राइट से पहले सेल बॉडी में, सेल बॉडी की तरफ आया, सेल बॉडी से फिर एक्सॉन से होता हुआ जो है एंडिंग जो इसका है सिनेप्टिक नॉब तक। ये बिल्कुल यानी एक वायर की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो मैसेजेस हैं, जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो मैसेज ट्रांसफ़र होगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से होगा। सिनेप्टिक नॉब्स के आगे जो है वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि केमिकल रिलीज़ करते हैं। इस पॉइंट को समझना है आपने कि किस तरह से, चूँकि मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन जो है वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते, उनमें गैप होता है। तो उसी गैप को हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि केमिकल रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो होता कुछ इस तरह से, जहाँ पे एक न्यूरॉन ख़त्म हो जाता है वहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो एक सिग्नल ट्रांसफ़र करता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में करता है, यानी एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वहाँ से लेकर एंड तक। लेकिन नेक्स्ट न्यूरॉन तक जो पास होना है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से नहीं होगा, बल्कि वो केमिकल सिग्नल्स की मदद से होगा, जंप करके दूसरे जो है न्यूरॉन के डेंड्राइट्स जो हैं उसके मैसेज को रिसीव करते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है। अब हम इसको मज़ीद समझ लेते हैं। लेट्स मूव टू द कैमरा। अगर हम इसको देखें इस तरह से, ये मैंने कुछ ड्राइंग बनाई हुई है, आपको दिखा देती हूँ मैं। जी, एज यू कैन सी दिस कि अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये स्टार्टिंग में क्या है, ये डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट से मैसेजेस सेल बॉडी में आ रहा है, सेल बॉडी से यहाँ पे ये देखिए ट्रांसफ़र होता होता यहाँ पे सिनेप्टिक नॉब तक आएगा। और यहाँ पे आगे जो है ये देखें, इस प्रोसीजर को देखें। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक गैप है जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं, इस गैप को। और यहीं पे सिनेप्टिक नॉब के आगे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि केमिकल रिलीज़ करते हैं, जो कि एक सिग्नल को हेल्प करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हेल्प करते हैं कि वो केमिकल सिग्नल्स की फॉर्म में दूसरे न्यूरॉन तक मुंतकिल हो जाए। ये कंप्लीट प्रोसीजर होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो डेंड्राइट्स जो कि बिल्कुल डेंड्राइट्स जो कि एक ग्रीक वर्ड है और ये इसके मायने होते हैं ट्री के ब्रांचेस की तरह ये काम करते हैं। मैसेज को रिसीव किया इस फॉर्म में, उसके बाद सेल बॉडी से यहाँ से एक्सॉन से होता हुआ सिनेप्टिक नॉब और उसके बाद दूसरे न्यूरॉन तक जाता है। अगर हम एक्सॉन को देखें तो एक्सॉन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल इसकी अगर हम देखें, जस्ट अ मिनट, तो एक्सॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसको हम एक ख़ास नाम देते हैं जिसको हम एक्सोलेमा भी कहते हैं। ये मैंने बिल्कुल इस तरह से छोटी सी ड्राइंग बनाई हुई है, आप देख सकते हैं इसी की सेल की एक्सॉन की। तो ये जो चीज़ है ये एक्सॉन है। इसके बाहर जो दूसरी लेयर होती है, यानी एक कवरिंग होती है इसकी, इसी को प्रोटेक्शन देने के लिए, फर्दर प्रोटेक्शन देने के लिए, उसको हम श्वान सेल्स बोलते हैं। यानी एक्सॉन की फर्दर प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, श्वान सेल्स होते हैं। श्वान सेल्स के बाहर जो होता है वो एक फैटी मटेरियल, यानी फैटी इंसुलेटेड मटेरियल की जो है एक शीट होती है जिसको हम माइलन शीट बोलते हैं। ये होती भी हर बाज़ में होती है और बाज़ में नहीं होती, ये बहुत सारी वजूहात होती हैं इसकी। अच्छा, इस चीज़ को देख लें कि ये जो है ये हम किसको स्टडी करें, हम एक्सॉन को देख लें। एक्सॉन के बाहर दूसरी जो कवरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, श्वान सेल्स, और श्वान सेल्स की तीसरी है उसको हम माइलन शीट बोलते हैं। तो एक्सॉन की जो एक्सटेंशन है उसको हम एक्सोलेमा बोलते हैं, और जो श्वान सेल्स की एक्सटेंशन है हम उसको न्यूरोलेमा बोलते हैं। इसके बाद अगर आप देख सकते हैं तो ये चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि माइलन शीट के सेंटर्स में कुछ
जो है इंटरप्शन है, कुछ गैप्स हैं, इनको हम नोड्स बोलते हैं। नोड्स होते हैं ये नोड्स क्यों होते हैं, इसकी भी वजूहत होती हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। होता कुछ इस तरह से है कि बाज़ औक़ात ये जो नोड्स होते हैं फास्ट कंडक्शन में मदद देते हैं, यानी कि ये सॉल्टेटरी जो है कंडक्शन का काम करते हैं। सॉल्टेटरी से क्या मराद है, मतलब जंप कर कर के, यानी अगर आप देखें बाज़ औक़ात क्या होता है कि जहाँ पे ये देखें इस जगह पे ये इस तरह से कुछ होता है कि अगर हम इसको यूँ देखें तो ये चीज़ होती है, तो ये नोड्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जहाँ पे माइलन शीट नहीं होगी वहाँ पे क्या होगा, इंफॉर्मेशन जो है बिल्कुल थ्रू आउट जाएगी, बिल्कुल सीधी जाएगी। जहाँ पे माइलन शीट होगी वहाँ पे क्या होगा, माइलन शीट एक्चुअली हेल्प भी करती है कि बहुत ज़्यादा फास्ट जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में। तो ये इसका बेसिकली काम होता है। अब आप इसको दोबारा देख लेते हैं कि मैसेजेस जो कि डेंड्राइट से सेल बॉडी में आ रहे हैं, सेल बॉडी से आगे जा रहे हैं जो एक्सॉन से होते हुए सिनेप्टिक नॉब तक। सिनेप्टिक नॉब के आगे जी क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उसके बाद आ जाता है कि वो केमिकल रिलीज़ करते हैं, तो फिर केमिकल की फॉर्म में जंप करते हुए आगे जाते हैं सिग्नल्स दूसरे न्यूरॉन तक जो कि डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं, यानी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं। यहाँ से जो सिग्नल ट्रैवलिंग की जो मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में होगा, लेकिन यहाँ से जो कि दूसरे न्यूरॉन्स तक होगा जंप करते हुए वो केमिकल सिग्नल्स की फॉर्म में होगा। इसको बस आप सिंप्लीफाई वे में समझने की कोशिश करो, ज़्यादा इसकी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आप लोगों ने जस्ट इसकी बेसिक्स को देखना है। अच्छा, होता कुछ इस तरह से है कि अगर हम इसको देखें, जस्ट अ मिनट जी, होता कुछ इस तरह से है कि जो कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स में एक्चुअली ये पैकेजेस की फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल पैकेजिंग्स होती हैं। अगर हम देखें तो इनकी नेचर दो तरह की होती है, यानी नेचर दो तरह की, मैं क्या बात कर रही हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि साइकोलॉजी आप पढ़ें, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्रेशन को जानना बहुत ज़रूरी है, एक्साइटमेंट के सिग्नल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से मैं इस पॉइंट पर जो है वो फोकस करूँगी, आप लोगों से भी कहूँगी कि इसको देखो। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जब कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचती है तो वो खुद डिसाइड करते हैं कि इसको आगे भेजना है, आगे ट्रांसफ़र करना है, या इसको सप्रेस कर देना है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है किस तरह से, यानी जिसकी ज़रूरत होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उसको रिलीज़ करते हैं, आगे भेज देते हैं, और जिसकी नहीं होती उसको सप्रेस करते हैं, नहीं रोक देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखो कि अगर आपकी सोसाइटी में कोई र्यूमर फैल जाती है तो लोग, यानी र्यूमर में क्या होता है, अफवाहें फैलाना, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया है, लोगों को डिप्रेशन होता है ना उससे, जैसे आजकल के हालात में पेंडेमिक सिचुएशन में हो रहा है कि बार बार लोग जो हैं वो ये हो गया अब इस वायरस की वजह से। जो कि मैंने चीज़ नोटिस की है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ अफेक्ट कर रही है वो आपकी मेंटली हेल्थ कर रही है। तो मैंने तो ये कोशिश की, मैंने तो जो है इसके बारे में जितना जानना था मैंने जान लिया, और अपनी केयर कर रही हूँ। अल्लाह ताला आप सबको भी जो है वो सलामत रखे, आप लोग भी अपनी केयर करें, बस पैनिक नहीं हो, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपकी मेंटली हेल्थ होती है। होता कुछ इस तरह से कि जब कोई सोसाइटी में लेट्स सपोज के कोई र्यूमर के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या होता है कि एक से बात दूसरे, दूसरे से तीसरे तक, तो जो कहते हैं ना दूसरे से तीसरे तक तो राई का पहाड़ बनाने वाला हिसाब होता है। तो क्या होता है, इससे सोसाइटी का जो सिस्टम है वो बिगड़ के रह जाता है, परेशान हो जाते हैं लोगों में, एक एग्जाइटी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी मेंटली हेल्थ होती है। तो दूसरा तरीका क्या होता है कि आपकी जो गवर्नमेंट होती है या आपकी जो कह लें कि वहाँ पे वो कोशिश करते हैं कि उस र्यूमर्स के को रोका जाए, उसको सप्रेस किया जाए, दबा दिया जाए कि नहीं ऐसा नहीं है। जैसे कि आजकल खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा इस बारे में कि इतने इतने लोग जो हैं वो हो गए हैं, इतने लोग हो गए हैं, इतने लोगों अफेक्टेड हो गए, जिससे हमें ऑटोमेटिकली हम पैनिक हो रहे हैं, खौफ ज़्यादा हो रहे हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर में जब कुछ सिग्नल आता है ये तो खुद तय कर लेता है कि मैंने इसको आगे भेजना है या सप्रेस करना है। तो डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें, बाज़ औक़ात क्या होता है कि डिप्रेशन की सारी जड़ ही यहाँ पे होती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स वाली जगह पे। यानी क्या होता है, यानी जब एक्साइटमेंट के सिग्नल्स बहुत कम आने लगते हैं ना, यानी इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, परेशान है, उदास है, तो क्या होता है कि यहाँ पे एक्साइटमेंट के सिग्नल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, और क्या होता है कि जो एक एक्साइटमेंट की या खुशियों की जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे नहीं पहुँच पाती, जिससे डिप्रेशन इंक्रीज़ होता चला जाता है। तो यही रुकावट होती है जब बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स हों, और यानी न्यूरॉन्स की बात
रहने देते हैं, पहले हम इसके डिप्रेशन के हवाले से बात कर लेते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा सैड होते हैं या नर्वस होते हैं तो आपकी क्या कोशिश होती है कि सो जाएं। हम जिसको हम बाज़ औक़ात कहते हैं कि सिचुएशन से भागने वाला वाहिद हल यही होता है कि चलो सो जाओ। ये भी बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया जाता है, जो कि लोग डिप्रेशन में रहते हैं बहुत ज़्यादा सोते हैं। ये साइकोलॉजिकल एक फैक्ट है। जो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, उदास होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, नर्वस होते हैं, किसी भी सिचुएशन को फेस नहीं करने चाह रहे होते, तो वो क्या करते हैं, सो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम तक सोते रहते हैं। तो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि उनके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन की एक्टिविटी को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताई है, जो कि आपको हेल्प करे कि आगे जो मज़ीद हमारे लर्निंग प्रोसेसेस में हम इसको मज़ीद फर्दर देखेंगे कि डिप्रेशन की और क्या क्या कॉजेज़ होती हैं, उसमें क्या होता क्या है। आप लोगों ने भी इस हवाले से मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि होता क्या है, तो मैं उस हवाले से आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ें, जब ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है तो फिर उस तब क्या करते हैं कि साइकेट्रिस्ट जो है आपको मेडिकली ट्रीट करने की कोशिश करते हैं कोई ऐसी। जी, तो क्लास हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के हवाले से बात करें तो 3 टाइप्स होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो सेंसरी न्यूरॉन्स जिनको हम एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, यानी हमारे ब्रेन तक मैसेजेस कौन पहुंचा रहा है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स पहुंचाते हैं, यानी दे कैरी मैसेजेस टूवर्ड्स द ब्रेन। ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स जिनको हम एफरेंट न्यूरॉन, यानी जस्ट स्पेलिंग्स को देख लें, ए और ई का फ़र्क है। एफरेंट न्यूरॉन्स यानी ये हमारे मसल्स और ग्लैंड्स तक मैसेजेस भेजते हैं, यानी ब्रेन इन्हीं की मदद से हमारे ग्लैंड्स और मसल्स को मैसेज कन्वे करता है कि अब ये काम करो। और इसके साथ साथ वो इंटर न्यूरॉन्स की हेल्प लेता है। इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं स्पाइनल कोड और हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, जो कि दोनों में एसोसिएशन का काम करते हैं। इनको हम एसोसिएटिव न्यूरॉन्स भी कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं ये 2 मिलियन इनकी तादाद होती है। मोटर न्यूरॉन्स की 2 से 3 मिलियन तादाद होती है। इंटर न्यूरॉन्स जो मैंने आपको बताया एसोसिएशन का काम करते हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। इनके जो है एक्यूरेट दुरुस्त काम करने के लिए जो ब्लड सर्कुलेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे खून की फराहमी रुक जाती है, खून की फराहमी नहीं होती, वहाँ पे ये काम करना बंद कर देते हैं ये न्यूरॉन्स। तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे जो है खून की फराहमी हो, अच्छे अंदाज में हो, अच्छे तरीके से हो। लेकिन अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि जिस्म के बाद हिस्से पे जब आप दबाव डालते हैं तो वो हिस्सा सुन्न हो जाता है, जिसको हम कहते हैं जिससे हमारा पाँव सो गया है, हाथ सो गया है। तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है और वहाँ पे ये काम करना बंद कर देते हैं। सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ थोड़ी देर के लिए हम फील नहीं कर पाते। लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये दोबारा बहाल होते हैं, जैसे ही ब्लड वहाँ पे फ्लो करता है वो ये दोबारा बहाल हो जाते हैं। और अगर यही दबाव बहुत टाइम के लिए रहे तो क्या होता है कि ये उस जगह पे जो है अगर लंबे अरसे तक जो है ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे ना हो तो ये जो वो जो हिस्सा होता है आपका बॉडी पार्ट होता है वो नकारा हो जाता है। अगर चोट लग जाए, कट लग जाए, खून बह जाए तो ये जो सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स है ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन ये दोबारा पैदा हो जाते हैं और अपनी दोबारा से काम स्टार्ट कर देते हैं। अब सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के हवाले से अगर हम बात करें क्लास, इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से मिलजुल के काम करते हैं। तो ये इस तरह से मिलजुल के काम कर देते हैं। देखें मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि अगर कोई शख्स जो है वो सड़क के किनारे पे जा रहा है, अचानक उसने क्या सुना कि एक गाड़ी की ज़ोरदार ब्रेक लगने की आवाज़ सुनता है। तो वो ब्रेक लगने की आवाज़ जो है वो किसकी मदद से सुनता है, अपने हेयरिंग यानी अपने कानों की मदद से सुनता है। तो होता क्या है कि आपके जो हेयरिंग सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो मैसेज भेजते हैं आपके ब्रेन को, और ब्रेन जो है आगे से मैसेज जो ब्रेन जो मैसेज को रिसीव करता है सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से। तो यानी आप अपनी हेयरिंग जो आपकी सेंसेस हैं वो उससे आप मैसेज रिसीव करते हो, जो कि न्यूरल एक्टिविटी में चेंज हो जाता है। न्यूरल एक्टिविटी बाद में क्या होता है, ब्रेन तक मैसेज कन्वे करती है। ब्रेन आगे से आपके मसल्स या ग्लैंड्स को मैसेज किसी वजह से सेंड करता है कि रुको जाओ, यानी आपके लेग्स को तक मैसेज आना कि टांगे रोक लेनी, रुक जाना, आगे नहीं बढ़ना। तो क्या होगा, उसमें क्या प्रोसीजर होता है कि ब्रेन जो मैसेज सेंड करता है मोटर न्यूरॉन्स की मदद से सेंड करता है, और मोटर न्यूरॉन्स क्या है, विद द हेल्प ऑफ इंटर न्यूरॉन्स, यानी इंटर न्यूरॉन्स की भी हेल्प शामिल होती है उसमें। तो बेसिकली ये तीनों मिलकर इस तरह से काम करते हैं, यानी सेंसरी न्यूरॉन्स से ब्रेन और ब्रेन से मोटर न्यूरॉन्स में, और सेंटर में इंटर न्यूरॉन्स पे आते हैं जो कि सेंसिटिव मोटर न्यूरॉन्स में एसोसिएशन का काम करते हैं। तो जब मैसेज कन्वे होता है तो इंसान फ़ौरन से रुक जाता है। तो इस तरह से मिलजुल के जो है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स काम करते हैं।
इस तरह से अगर आप देखें तो इसके डिफरेंट प्रोसीजर्स आते हैं। अगर हम रिसेप्टर्स के हवाले से बात करें तो रिसेप्टर्स जो हैं उसको भी समझ लेते हैं कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये बहुत इजी वे में समझा देती हूँ आपको ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। रिसेप्टर्स जो होते हैं रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम इन्वायरमेंट, यानी ये कहाँ पे होते हैं, ये डेंड्राइट्स के सिरों पर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं और एक होते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल की अगर हम बात करें क्लास, तो एक्सटर्नल में आ जाते हैं सेंसरी रिसेप्टर विच रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम द बॉडी, यानी इंटरनल ऑर्गन से वो मैसेजेस को रिसीव करते हैं, यानी लीवर वगैरह रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, यहाँ से मैसेजेस को रिसीव कर रहे हैं इंटरनली। इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स विच रिसीव्स एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी कि लाइक आप अपनी 5 सेंसेस की मदद से देखते हो, आई, ईयर, नोज़, हेयरिंग की जो प्रोसेसेस होते हैं इनकी मदद से आप क्या करते हो, आप मैसेजेस को रिसीव करते हो। बेसिकली आप अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो किसकी मदद से, आप अपने विजुअल एक्टिविटी की मदद से आप ये मैसेज अपने ब्रेन को भेज रहे हो, जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं। हेयरिंग की मदद से आप मेरी वॉइस को सुन रहे हो। तो ये चीज़ होती है, ये होते हैं रिसेप्टर्स जो कि मैसेजेस को रिसीव करते हैं। आज का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से जो है सेल बॉडी होती है, ये जिसको हम सोमा बोलते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो कि सेल की लाइफ को सस्टेन रखता है, अपनी जगह पे कायम रखता है। उसके बाद जो है इसी की सेल बॉडी की एक्सटेंशन जो होती है यहाँ पे एक फाइबर्स की फॉर्म में, ये डेंड्राइट्स जो कि ग्रीक वर्ड है जिसके मायने ट्री के होते हैं। तो ये क्या होता है, ये मैसेजेस को रिसीव करते हैं। ये हाईली कह लें कि हाईली रिस्पॉन्सिव सेल्स होते हैं जो कि मैसेजेस को बहुत जल्दी रिसीव करते हैं, मैसेजेस की कंडक्शन बहुत जल्दी करते हैं। तो आगे से यहाँ से मैसेज आ रहा है इस फॉर्म में, और इस यहाँ से जो है मैसेज सेल बॉडी से जो है मैसेज एक्सॉन तक, यहाँ तक जैसे वायर का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो होगा ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में होगा। लेकिन यहाँ से जो है सिनेप्टिक नॉब्स के आगे मैंने न्यूरो ट्रांसमीटर्स आपको बताए थे कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स की मदद से ही आगे, यानी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से यहाँ तक जो क्या हुआ, एक सिग्नल ने मूव किया। आगे क्या होगा, जब दूसरे न्यूरॉन के तक जाना है तो क्या होता है कि जो सिनेप्टिक नॉब्स के आगे जो मौजूद होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, वो केमिकल रिलीज़ करते हैं। तो फिर केमिकल सिग्नल्स की मदद से जंप करते हुए दूसरे न्यूरॉन तक जाते हैं। हमारा जो सिग्नल मैसेजेस जो होते हैं, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, तो क्या होता है कि दूसरे न्यूरॉन्स यानी उसके डेंड्राइट्स उस चीज़ को रिसीव करते हैं, यानी यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र हुई। उसके बाद जो नेक्स्ट जो सेंटर में जिसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी होते हैं, यानी उस गैप में वहाँ पे क्या होते हैं जी, न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल रिलीज़ करते हैं, वहाँ से उस केमिकल की मदद से जो है वो जंप करते हुए जो है इंफॉर्मेशन नेक्स्ट न्यूरॉन तक जो है ट्रांसफ़र होती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको ज़्यादा जो है आप लोग अगर जहाँ से समझ नहीं आएगी दोबारा देख लीजिएगा। सो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको किस तरह से काम करता है। उसके बाद हम थिंकिंग और लर्निंग प्रोसेस की तरफ जाएंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई बात समझ ना आई हो, प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस। सो कीप स्माइलिंग बिकॉज यू डिज़र्व अ बेटर लाइफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।